Hello everyone. Bhai, if you consider books your friends and you also consider films your friends, तो आज के एपिसोड में आपको बहुत मजा आने वाला है. मेरा नाम है स्तुति. स्तुति बुक क्लब में स्वागत है आपका. और मेरे साथ आज जो है वो ऑनररी मेंबर है इस बुक क्लब के, यासिर उस्मान. इनकी हर किताब के लिए इनसे कॉन्वर्सेशन हो गई है और कमाल की किताबें लिखते हैं अबाउट राजेश खन्ना, रेखा, संजय दत्त और अब बारी गुरुदत्त की. वाह स्तुति, वही स्तुति है सुपर वुमनिया जो सुबह सुबह जिनकी खूबसूरत आवाज हम लोग सुनते हैं. थैंक यू सो मच स्तुति, फिर से मौका देने के लिए. यार कहाँ मिलते हैं बार बार मौके आपके शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया है. मैंने सोचा कि मिलने के लिए आप किताबें लिखते हैं कि मौका मिल जाए. हाँ एक्चुअली सच यही है. अब ऑन एयर मत कहलवाओ ये, लेकिन हाँ सच तो यही है. No, but on a serious note, I think he's the Superman. He is so prolific. यार कितना डिसिप्लिन चाहिए होता है एक किताब लिखने में. इन जनाब को देखिए आप, एक के बाद एक लिख रहे हैं और ये इतनी शानदार किताब जो कि है गुरुदत्त, an unfinished story. If you haven't picked up a copy of this book, you must. But I suspect आप में से कईयों ने किताब खरीद ली होगी और खरीदी है तो पढ़नी शुरू भी कर दी होगी. Because you know, just look at the subject. Gurudutt की फिल्में, Gurudutt के गाने, we love that. And here you get a different perspective about this man, जिनकी कहीं पे relate करते हैं. Because यासिर, I think आपकी किताब बहुत अच्छे वक्त में आई है. 2020 was a tough year. हर कोई अब मेंटल इलनेस की इतनी बात होती है, लोग अलग अलग अपने स्ट्रगल से जूझ रहे थे. ऐसे में एक ऐसा इंसान, दूर से लगे सब कुछ है इसके पास, फेम है, पैसा है, प्यार है, मनी है, सब है, एंड येट the tragedy in his life, yet gone too soon. What attracted you to this subject? What made you write this? ये सारी बातें स्तुति जो आपने कही, देखिए सबसे पहली चीज तो सिनेमा ही है. हम सब, आप भी रोज सिनेमा की बात करते हैं अपने शो में, और हम भी ऑल ऑफ अस आर क्वाइट ऑब्सेस्ड विद सिनेमा. सो ऑब्सेस्ड कि हमने उसको अपना काम ही बना लिया है ना, उसके बारे में बात करना, उसके बारे में लिखना. काफी साल पहले ना मैंने मुझे मौका मिला गुरुदत्त की फिल्में बड़े पर्दे पे देखने के लिए फिल्म फेस्टिवल के दौरान. तो बड़ा जादू था. बचपन में जब देखी थी तो समझ में नहीं आई थी, उस वक्त देखी तो थोड़ी समझ में भी आई, और बड़ी मतलब इसको कहते हैं ना कि दिल को छूने वाले जज्बात थे. और जज्बात कभी पुराने नहीं होते, है ना. वो 1950 में या 60 में बनी हुई फिल्में भले ही थी, लेकिन वो बहुत ही लगा कि यार ये तो ऐसी, ये बात तो अभी कहना चाह रहा है, ताजी ताजी है. और जब जानना शुरू किया तो ये जाहिर है गुरुदत्त एज अ ग्रेट फिल्म मेकर, वो सब पढ़ा, किताबें भी थी, उनके पुराने अकाउंट्स भी थे कि इतने जबरदस्त फिल्में बनाई हैं, मास्टरपीसेस बनाई हैं. लेकिन एक जगह जाके उनकी कहानी थोड़ी रुक जाती थी, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी कि ये आदमी जिसका तकरीबन 10 साल का ही करियर था, जिसमें उसने ये सारी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, वो ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 39. तो ये चक्कर क्या था? तो जो भी आंसर्स मिल रहे थे वो बड़े यूनिडायमेंशनल थे. कोई कहता था कि अच्छा एक रिश्ता खराब हो गया था उस वजह से, कोई कहता था कि नहीं कागज के फूल में प्रॉब्लम थी इस वजह से, कोई कहता था कि वहीदा रहमान के साथ कुछ चल रहा था उस वजह से. थे वो मल्टीपल स्टोरीज एंड ट्रैक्स. तो कोई सही जवाब नहीं था. ये तो बड़ा यूनिडायमेंशनल होता है कि इसके साथ ये हो गया था इसलिए इसने अपनी जान दी. और दूसरी बात ये थी कि जिस वक्त वो इन हालात से गुजर रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि 39 में एकदम से चले गए. उससे पहले भी he was attempting suicide. He was trying to give up on his life. 3-4 अटेम्प्ट्स किए थे उन्होंने. तो जब वो अटेम्प्ट, मतलब लगातार मरने की कोशिश भी कर रहे थे और लगातार खूबसूरत फिल्में भी बना रहे थे, उस स्टेट ऑफ माइंड में इतना ज्यादा काम करना और इतनी खूबसूरत कहानियां स्क्रीन के लिए कह देना, ये अपने आप में बड़ा कमाल का था. तो सिनेमा भी था और उनकी अपनी जो लाइफ थी वो सिनेमैटिक थी. जो उनकी अपनी जिंदगी में होता था वो अपनी अगली फिल्म में दिखा देते थे. सो हिज सिनेमा वाज मिररिंग हिज ओन लाइफ. कि जो मेरी जिंदगी में इवेंट्स हो रहे हैं, मैं अपने पर्दे के हिसाब से कह रहा हूँ. पर्दे पे बहुत अच्छा कहते थे, अच्छा कम्युनिकेट करते थे, खूबसूरती से करते थे, इमेजेस बहुत कमाल की होती थी. असली जिंदगी में कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो ये अजीब सा पैराडॉक्स भी था. तो यही पैराडॉक्स था. और ये एक आदमी, जैसा कि आपने सवाल में कहा खूबसूरती से, कि जिसके पास सब कुछ है वो अपनी जान देना क्यों चाहता है, ऐसा क्या कमी हो गई. तो ये एक्सप्लोर करने के लिए किया. और बहुत इमोशनल किताब हो गई. ये टेक्निकल किताब नहीं है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मतलब इसमें अगर आप कैमरा एंगल्स और लाइटिंग की डिटेल्स तलाश रहे हैं तो नहीं मिलेगी. ये बहुत ही, आई वाज ट्राइंग टू मेक इट मोर ह्यूमन, टू ह्यूमनाइज गुरुदत्त एनिग्मा. दैट वाज माय एम. और यही था बस. नहीं, आपने जो बोला, आई थिंक लोग यही चाहते हैं. पीपल वांट टू बी क्लोजर टू दैट स्टार.
जिसको पर्दे पे देख के, जिनकी फिल्मों के गाने अभी भी हम गुनगुनाते हैं। अपने शो पे तो हम लेटेस्ट ट्रैक्स चलाते हैं, गुरुदत्त के गाने नहीं चला पाएंगे, बट जस्ट टू डाइग्रेस अ लिटिल, हाउ वाज इट, यू नो, हाउ वर यू बाय राइटिंग दिस बुक? क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रही थी आसिर, there were some portions which were so moving, particularly jo last ka that scene when he when people discover that he's no more. It was just so touching. एक तो congratulations, आपने इतनी खूबसूरती से उसको portray कर पाए हैं with words, and you've made us feel those emotions that the people in the book were going through, उनके near and dear ones and close ones. But the other question that जहन में आ रहा था वो था, यार क्या कर सकते थे, कुछ कर सकते थे क्या हम उनके आसपास के जो लोग थे सोसाइटी उस वक्त बचाने के लिए, बट शायद कुछ नहीं। सुशांत सिंह के साथ अभी हाल ही में, बिकॉज दैट्स अगेन समथिंग दैट वी ऑल टॉक अबाउट, सोसाइटी शायद बदली ही नहीं है ना बिल्कुल भी। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कही स्तुति आपने, और मुझे बहुत खुशी है कि ये मैसेज पहुंच गया इस किताब के जरिए। जब जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं सोचा था ना। एक्चुअली जो भी स्टोरी लिखता हूँ मैं थोड़े से इन्वॉल्व एज अ राइटर आप हो जाते हैं, क्योंकि आप सोते जागते सोचते हैं अगला चैप्टर लिखना है, फिर ये होता है। और जिस वक्त ये कम से कम आखिरी हिस्सा या कहें बुक का जो सेकेंड हाफ था, विच डेल्ट विद द सैड पार्ट ऑफ गुरुदत्त's लाइफ, वो 2020 में हुआ। वो इत्तेफाक था, हमें पता नहीं था कि 2020 अपने आप में इतना डार्क हो जाएगा। उसके बाद एज अ फिल्म जर्नलिस्ट जब हम लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत कवर कर रहे थे, दैट आल्सो हैपेंड इन द सेम ईयर। तो वो एक बड़ी अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि वो सुबह सुशांत सिंह राजपूत का पूरा तमाशा बन गया था। किस तरह से वो गए बेचारे, 34 साल की उम्र में गए, गुरुदत्त 39 साल की उम्र में गए थे। So there were similarities also, but it became very dark because एक ही तरह के मेंटल इश्यूज थे। और जो जब गुरुदत्त के वक्त में हुआ था 1964 में, तब भी लोगों को पता नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। 50-60 साल बीत गए, अभी भी कोई अवेयरनेस नहीं थी। We just try to play the blame game, कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको पकड़ लो। उस वक्त भी ये बातें हुई थी कि वहीदा जी को ब्लेम किया गया। काफी ऐसे पब्लिकेशंस थे जहां लोगों ने कहा कि इसकी वजह से हो गया। अभी भी सुशांत के केस में भी वही हुआ। तो मोर और लेस तो हमारी वही सोसाइटी है, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं। ज्यादा ये मुझे दिखा कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं, बट इट बिकेम रियली डार्क, क्योंकि दिन में हम केस कवर कर रहे थे, रात में गुरुदत्त की मौत के बारे में लिख रहे थे। तो ये डार्क तो डेफिनेटली हो गया था, और ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं था। और उससे निकलने में नाउ इट इज इजी टू टॉक अबाउट दैट फेज, कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा था। When I was going through it, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था वो चीजें, और वो आसान नहीं था उस वक्त, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उनकी बहन ने भी मुझे बताया कि हमने एक बार साइकियाट्रिस्ट बुलाया 1960s में, उन्होंने थर्ड सुसाइड अटेम्प्ट किया, कोमा से बाहर आए। So doctor suggested, why don't you consult a psychiatrist? So we called a psychiatrist. He had a conversation with my brother Gurudat for almost an hour. And when he was leaving, he asked for a payment of ₹500, which was a huge sum in at that time. 1962. तो वो कहते हैं कि हम हंसे, हमने मतलब आपस में बहुत मजाक उड़ाया कि यार ये तो सिर्फ बात करने के 500 रुपए ले गया, और हमने उसको कभी नहीं बुलाया। Later on, she told me that it was such a mistake. और वो अपने आप को भी ब्लेम कर रही थी कि काश हमें थोड़ा सा अवेयरनेस होता, या मैंने बचा ली, इट माइट हैव हेल्प। वो शायद कुछ साल और जिंदा रहते, शायद ठीक हो जाते, शायद कुछ और सिनेमा क्रिएट करते। लेकिन ये सब बड़ा हाइपोथेटिकल है, और जब भी कोई जाता है ना, तो यही सवाल रह जाता है कि यार काश ये हो जाता, काश मैं उससे एक बार मिल लेता, काश एक लास्ट कॉन्वर्सेशन हो जाती। वो चीजें परेशान करती है, और मुझे लगता है वो लास्ट कॉन्वर्सेशन ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। So I was also trying to have a last conversation with Gurudutt Saab through this book. ये बहुत ही अजीब साउंड करता है, लेकिन no, but that's very poetic. That's very beautifully put. जब आप लिख रहे थे लास्ट में, और मुझे पता है कि इनकी तो मौत का चैप्टर आ गया ना आखिर 2, और मैं उसको खींच रहा हूँ, डिले भी कर रहा हूँ लिखने में, और खींच भी रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डिवाइड के 3 दिन पहले क्या हुआ, देव साहब से मिले थे, है ना, 2 दिन पहले क्या हुआ, उन्होंने ये किया, एक दिन। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिकंस्ट्रक्ट थ्रू वेरियस सोर्सेस, और उस रिकंस्ट्रक्शन में इतनी कहानी आ गई अपने आप। मैंने कुछ नहीं लिखा, बस वो कहानी आ गई कि वो देव साहब के पास जाते हैं। देवानंद उनके बहुत पक्के दोस्त थे, बट दे हैड लॉस्ट टच। ये अपनी दुनिया में खो गए थे, देव साहब अपनी दुनिया में। ये होता ही है जब आप काम में लगते हो। तो 3-4 दिन पहले मौत से वो मिलने जाते हैं देव साहब से, और बात होती है, एंड देवानंद नोटिसेस एंड ही सेज इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज कि मैंने देखा यार उसके बाल उड़ गए थे, और वो बहुत ही, उसके चेहरे पे दर्द झलक रहा था, कमजोर हो गया था वो।
and he said कि मैं वापस नवकेतन में लौटना चाहता हूँ. He directed his first film from नवकेतन, देवानंद production house, बाजी. तो ऐसी बातों बातों में कहा कि यार मेरे पास 2-3 आइडियाज हैं और चलो लेट्स वर्क टुगेदर. एंड देवानंद सेड कि हाँ तुम्हारा घर है यार, तुम जब चाहे आ जाओ. मतलब ये इसमें कहने की क्या बात है, कम बैक, यू मोस्ट वेलकम. अच्छा उसने कहा ठीक है मैं आइडिया सोच के बताता हूँ. एंड दैट वाज द लास्ट मीटिंग. और फिर अगले दिन जाते हैं, फिर आखिरी दिन होता है, वो अपने भाई से मिलते हैं कि पतंग उड़ाते हैं जैसे हम बचपन में उड़ाएंगे. उन्होंने पतंगे खरीदी, उनके बच्चे भी हैं. देन दे वेंट टू चिरागदीन शर्ट वाला जो शॉप हुआ करती थी साउथ बॉम्बे में, वहां से सबको शॉपिंग कराते हैं. फिर भाई को घर लाते हैं, वो भाई जिससे बहुत दिन से मिले भी नहीं है उसको अपने ऑमलेट बनाते हैं. छोटी छोटी चीजें. एंड यू नो के 3-4 घंटे की जिंदगी और है ये जो हो रहा है. सो इट बिकम्स यू नो टू राइट अबाउट दैट कि मैं क्या लिख दूंगा जो नहीं लिखा गया है. और ये तो अभी भी नहीं हुई, ये घटना तो बहुत पुरानी है. Still, I'm trying to recreate in my mind through various accounts, and it becomes a little moving for me also as a writer. और मुझे ये भी पता है कि बस ये खत्म कर दूंगा तो किताब भी खत्म हो जाएगी. तो जिस जर्नी के साथ आप रह रहे हैं उसको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट अब अच्छा लग रहा है ये सब बातें करते हुए टू रिविजिट विद यू. तो जज्बाती बहुत है. It's a very emotional book for me also as a writer. I think it's my most emotional book. और ये एक ऐसी कहानी थी जिसका बेसिक स्टोरी लाइन सबको मालूम है कि ये हुआ और फिर ये हो गया. तो टू राइट अ 350 पेजेस है ना, 60 चैप्टर की किताब, टू डिटेल देम, क्योंकि उसके बाद मुझे पता नहीं कौन बैठेगा. कुछ लोग अभी भी जिंदा थे जिनसे मैंने बात कर ली, काफी लोग चले गए हैं. तो अच्छी थी. द जर्नी वाज ब्यूटीफुल. आई डोंट नो अबाउट द बुक. आई गॉट सम फीडबैक. इट्स मोस्टली गुड फीडबैक. बट मोर देन एवरीथिंग एल्स आई थिंक इट्स अ जॉब डन. एक स्टोरी जो मैं बहुत साल से लिखना चाहता था, 2006 से लिखना चाहता था. तो लंबा सफर है, 2021 में आके लिख पाया, मतलब पूरी हुई. तो you know, Yasir is being very modest when he says I don't know about the book. Of course he knows, it's already gone for reprint. लोगों को मजा आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं. अब जैसे हम तो फिल्में रिव्यू करते हैं और हमें पता है हाउ अनफेयर इट इज कि अगर आप फिल्म की कहानी बता दो तो क्या फायदा. तो उसी तरीके से हर चीज इस जो किताब में है वो तो हम नहीं बताना चाहते. बट यू नो, बहुत हैवी रिसर्च करी आपने. यू स्टेड विद दिस बुक, विद दिस आइडिया फॉर सो लॉन्ग. कौन सी 2-3 ऐसी क्वालिटीज है गुरुदत्त की that make him so unique, so special? Anything that you want to share with me and the viewers? As a person who love commercial cinema, है ना, मेन स्ट्रीम फिल्में जो हम हर हफ्ते देखते हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ. मुझे सबसे खास बात ये लगती है कि कमर्शियल सिनेमा में के थ्रू भी ना कितना आर्टिस्टिक काम किया जा सकता है जो लोग पसंद करें. अब आप प्यासा देख लीजिए. अब सब लोग उसको क्लासिक मानते हैं, तो कई बार ये होता है ना, जिन लोगों ने नहीं देखी, यार आर्ट फिल्म टाइप की होगी. इट इज सच एन एंटरटेनिंग फिल्म. And it makes such a strong comment on society, on capitalism. सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स उस दौर की, और इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट भी है ना. जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, और उसमें साथ में वो जॉनी वॉकर गाना भी गा रहा है, सर जो तेरा चक्र है ना. तो कॉमेडी भी हो रही है ना, और रोमांस भी हो रहा है, प्रॉपर रोमांस है कि वो दिस इज दिस सेक्स वर्कर, ये एक पोएट है और आपस में शायरी चल रही है. तो सब कुछ है in a very artistic way. It's a very commercial film. So he was a staunchly commercial filmmaker. That's what I love the most about him. कि वो दूर नहीं थे जनता से. तो जैसे वो एक पॉइंट भी है ना कि वो दिखाते थे अपनी पिक्चर, वो फीडबैक लेना चाहते थे आम जनता से. और हम तो ऐसे स्नूटी बोलते हैं ना कि अरे ये तो आर्ट फिल्म है क्या. डिटेल में पढ़ लिया स्तुति ने किताब, बिल्कुल सही. और सबको दिखा रहे थे, वो अपने ड्राइवर को दिखा रहे थे, जो उनका स्पॉट बॉय था उसको दिखाते थे. ऑफ कोर्स वहीदा जी, उनकी मदर, गीता उनकी वाइफ, सब बैठ के देख रहे थे. और कई बार क्या होता था कि कोई ड्राइवर होता था, वो कहता सर ये सीन में मजा नहीं आ रहा सर. तो वो जो राइटर और पूरी टीम होती थी ना, वो बड़े चिढ़ते थे कि यार हमने 10 दिन में शूट किया है ये सीक्वेंस, इसको मजा नहीं आ रहा. बट ही यूज्ड टू कंसीडर इट कि यार देखने तो यही आएगा ना, पैसे दे के टिकट, अगर इसको पसंद नहीं आ रहा मतलब कोई प्रॉब्लम है. एंड ही यूज्ड टू वर्क अपॉन इट. ही यूज्ड टू समटाइम्स चेंज इट या कुछ ट्विक कर देते थे, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वालिटी कि आप फीडबैक ले रहे हैं. और उसके साथ ही ना यार जो एक बड़ा कमाल की चीज है, जो व्हिच काइंड ऑफ sealed this thing कि I have to write this book. There was this incident जिससे किताब शुरू होती है. वो मैं कर देता हूँ, आपने बता देता हूँ क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको, आपने तो पढ़ी है किताब. वो ये था कि throughout his childhood he never had a stable home. और बहुत स्ट्रगल था उनके फादर का भी, घर बदलते रहे, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली. ऑलमोस्ट गरीब थे, मतलब पैसे की बहुत कमी थी, फैमिली बहुत बड़ी थी.
और जब जब 1947 में वो बॉम्बे आए तो वो स्ट्रगल भी था, जब कश्मकश लिखी जो बाद में पैसा बनी, दैट स्क्रिप्ट वो लेके भी गए प्रोड्यूसर के पास और सब जगह से धक्के मिले, बट फाइनली देवानंद ने उनको चांस दिया और वो देवानंद से मिलने स्टोरी नरेशन के दौरान उनके बंगलों पे जाते थे, तब तक देव साहब स्टार बन गए थे, पाली हिल पे उनका बंगला हुआ करता था। So he used to say कि यार मेरा कभी मतलब it's a dream house, अगर कभी बनेगा मेरा मौका मिलेगा, and it happened very soon. Within a span of 3-4 years he became a celebrated director. So उसके बाद उन्होंने बंगलो नंबर 48 पाली हिल पे अपना बनाया, बहुत खूबसूरत, देव साहब से भी बड़ा बंगलो था, और रहने लगे वहां। लेकिन वो बंगलो जब से बना उनकी जिंदगी अलग अलग परेशानियां शुरू हो गई और उनको नींद नहीं आती थी। तो ये बड़ी अजीब सी थी, उनको बिल्कुल नींद नहीं आती, 4-4 दिन तक नहीं सोते थे, शूट पे जाते थे, आ जाते थे। तो जो बंगलो उन्होंने बनवाया था उसमें उनको लगता था कि यहाँ ये घर जैसा क्यों नहीं है ना। मैं सुबह 5 बजे उठ के अपने स्टूडियो के मेकअप रूम में वो मकान रहा, वो घर नहीं बन मकान रहा। तो फिर वन फाइन डे ही एक्चुअली raised it to the ground, and that आप ऐसा कहते हो कि अच्छा यार मुझे नहीं है इसको मैं मुझे नौकरी पसंद नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। You just say these kind of things philosophically या कभी frustration में। इसी तरह उन्होंने भी कहा होगा कि यार ये तो घर नहीं और ये इस घर को मैं गिरा दूंगा, और वन फाइन डे ही कॉल्ड अप, मजदूर आए 8-10, उनका इसको गिरा दो, और वो पूरा बंगलो जो उन्होंने इतनी प्यार से बनाया था, जो उनका ड्रीम हाउस था, उसको गिरा दिया। ये बड़ा ही कमाल का था। फिर उनसे पूछा किसी ने, आई थिंक विमल मित्र थे जो साहिब बीवी और गुलाम के राइटर थे, विमल मित्र बंगाल से आए, तो उन्होंने कहा यार बंगलो कहाँ गया, तो वो ले गए उनको, और वो पूरा मलबा पड़ा था उसका, टूटा हुआ घर पड़ा था। तो पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने कहा कि यार देखो जब घर नहीं था तो अलग तकलीफ थी, लेकिन घर ना होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयंकर होती है, क्योंकि वो घर नहीं बन पाया ना, जैसे आपने कहा मकान रहा हो, तो मकान मुझे नहीं चाहिए, मैंने गिरा दिया। सो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एपिसोड, थोड़ा क्वर्क भी है और थोड़ा सनकी भी शायद रहे होंगे, ऐसे कौन करता है, लाखों का घर गिरा है। तो ये मुझे लगा नहीं यार ये तो एक्सप्लोर करना चाहिए, दिस साइड ऑफ गुरुदत्त, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो कागज के फूल का जो पूरा रोमांटिक पार्ट है ना, वी ऑलवेज टॉक अबाउट गुरुदत्त एंड वहीदा रहमान, और सब लोग मुझसे पूछते हैं उनकी किताब में क्या है वहीदा रहमान के बारे में। वहीदा रहमान के बारे में वही है जैसे वो कागज के फूल में था ना, इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड, there was not even a single romantic scene if you talk in about conventionally romantic how it's picturized. कुछ नहीं है, ये गाने भी नहीं गा रहे हैं, पेड़ों के आसपास नाच भी नहीं रहे हैं, बस एक बैकग्राउंड में गाना हो रहा है जो इनकी हालत बयां कर रहा है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तो बिल्कुल असली जिंदगी में वही था, वो अपनी तो फिल्म बना ली थी। इनफैक्ट सचिन देव बर्मन, एसडी बर्मन साहब ने उनको बोला कि मतलब मैं तुमको मना कर रहा हूँ, तुम अपनी जिंदगी की कहानी क्यों बना रहे हो, हु इज इंटरेस्टेड, और तुम बर्बाद हो जाओगे। And it happened, वो सचिन देव बर्मन से उन्होंने बोला कि यार आपका काम म्यूजिक देना है, आप म्यूजिक दीजिए, and he was like very angry कि मुझे ये फिल्म बनानी है। And it was also a prophetic film, जो उसका क्लाइमैक्स था, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट वही तो उनकी जिंदगी का क्लाइमैक्स था, वैसे ही तो गए वो। तो सब वही दिखा रहे थे जो गौरी के सेट पे हुआ गीता दत्त के साथ, वो कागज के फूल में सीन बना दिया उन्होंने कि वो दूसरी हीरोइन के साथ उनकी लड़ाई हो रही है ना, जहाँ वो कह रहे हैं सेट पे मैं सिर्फ डायरेक्टर होता हूँ और कुछ किसी का है ना भाई भतीजा पति नहीं होता, इस तरह का सीन है। तो वो जो बड़े अजीब से आदमी थे अगर आप ऐसे सोचें, तो ही वाज अ वेरी स्ट्रेंज मैन। तो सब कुछ ही दिखा रहे हैं, वही पर्सनल सिनेमा। और आई थिंक जो आप इतना पर्सनल होता है, जो आपके दिल से निकला होता है, वो दिल तक जाता है, और वो वक्त का मोहताज नहीं होता। इसलिए 1960 की और 1955 की फिल्म आप अब भी देख के ना, आपको कुछ सीन्स तो ऐसे होते हैं, कई चीजें टेक्नोलॉजिकली पिछड़ जाती है, उसके साथ भी है कि यार ये वर्क नहीं कर रहे हैं कुछ सीन, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सीन्स हैं उनकी फिल्म के, अगर आप कागज के फूल देखें तो उसके 5-6 सीन अभी भी they're mind-blowing scenes. True. I'm glad you brought this point up, because मैं ये बोलने वाली थी कि जब भी गुरुदत्त की बात होती है तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है about the two women in his life, गीता दत्त and वहीदा रहमान। तो इस चीज को आपने कैसे टैकल किया? बिकॉज एक इंसान के बहुत पहलू होते हैं, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट। like you said, एक तरफ कुछ बहुत explain नहीं था as far as वहीदा रहमान was concerned, and then Geeta Dutt was his wife, and that had वो अलग एक टर्मोइल था। तो आप कैसे डील करते थे, आप ऑब्जेक्टिव कैसे रहते थे? देखिए पिछली सारी किताबों में गीता दत्त की वॉइस गायब थी, बिल्कुल। और नॉट जस्ट इट वाज मिसिंग, there were people actually blaming Geeta Dutt for Gurudutt's downfall, which was quite sad.
ये नॉर्मली होता है, ये अगेन जब हम्म जब मैं रेखा लिखा था तब भी मैंने ये फेस हम्म किया था हम्म कि जो भी कुछ हो रहा है उसमें ब्लेम उनको कर रहे हैं हम्म कि बॉस अगर कहानी दो तरफा है ना, दो लोग इन्वॉल्व हैं किसी कहानी में, तो या तो दोनों को ब्लेम करो या तो दोनों की तारीफ करो। लेकिन वो बैलेंस कभी आ नहीं पाता क्योंकि वो मिसिंग थी। तो मेरा ये जवाब था कि हम ब्लेम ब्लेम ना तो गीता को करेंगे ना गुरु को करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों के वर्जिन लाइव है। वो कह रहा था उस वक्त जिंदगी में क्या चल रहा था, इतना इशारा तो मिले। तो फिर वो अलग अलग वो रिसर्च पार्ट थोड़ा बढ़ गया। कुछ बंगाली में थे, कुछ रिसर्च, कुछ वीके मूर्ति साहब ने कन्नड़ में लिखी है अपना अकाउंट। तो सबने थोड़ा थोड़ा लिखा था। अबरार अलवी ने अपने इंटरव्यूज में जो जो चीजें कही हैं, तो उनको मिला के जो सामने आया। और फिर गुरुदत्त साहब की जो बहन है ललिता लाजमी जी, शी इज एन आर्टिस्ट, वो तैयार हो गई जब बात करने को, तो उन्होंने काफी जो जवाब अधूरे थे वो दिए। तो उससे जो जो सिंपल कहानी आई वो सामने ये आई कि गीता दत्त वाज अ वेरी बिग स्टार व्हेन दे वर डेटिंग एंड ही वाज अ स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर। तो शादी हुई, जब शादी हुई तब भी वो शी वाज द नंबर वन सिंगर। उस वक्त लता जी आ तो गई थी, लेकिन लता जी का जो जो पीक शुरू हुआ था वो 1-2 साल बाद हुआ था। गीता दत्त वाज स्टिल अमंग द टॉप सिंगर्स। तो गुरुदत्त स्ट्रगल कर रहे थे, फिर बाजी हुई। धीरे धीरे गुरुदत्त बड़े फिल्म मेकर बन गए। जैसे अभिमान की स्टोरी होती है, मोर और लेस वो स्टोरी रही। और इनको इन्होंने काम भी कम कर दिया शादी के बाद। धीरे धीरे गुरुदत्त को भी लगने लगा कि इतना बड़ा घर बनाया है, बच्चे हैं, तो तुम वो संभालो ना, मतलब घर भी तो संभालना है, कौन घर संभालेगा। और उनको लगता था कि मैं स्टार हूं ना, ये आदमी स्टार बन गया, मेरा स्टारडम क्यों जाना चाहिए, है ना। ये एक दूसरे की प्राइस पे थोड़ी था। और वो बाद में कहने लगे कि तुमको गाना है तो गाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूं, बट मेरी फिल्मों में गाओ। सो उनकी नजर में वो नजरिया ठीक था। और ये दिस वाज अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द रिलेशनशिप। और वो ललिता जी ने भी मुझे बताया कि वो मुझसे कहती थी, गीता मेरी बहुत क्लोज थी, कि तुम्हारा भाई मुझे कहता है कि तुमको घर संभालना है, तुम्हें गाना है तो मेरी फिल्म मैं बनाता हूँ ना, फिल्म में उसमें गाओ। सो ये थोड़ा सा दो क्रिएटिव सोल्स थी जो जो साथ आ तो गए थे, लेकिन बिल्कुल अलग टेम्परामेंट्स के। बिल्कुल ये ह्यूजली इंट्रोवर्ट और वो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट थी, उनको पार्टीज पसंद थी। बिल्कुल दो अलग पर्सनालिटीज थी। वो प्यार में पड़ के साथ आ गई और जो भी हुआ फिर। और फिर वहीदा जी की एंट्री होती है। वहीदा जी इज गुरुदत्त म्यूज। उनके साथ वो उनकी सारी बड़ी फिल्मों की लीड एक्ट्रेस हैं, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री है, एज एन एक्टर भी है, एज अ फिल्म मेकर भी है, पर्सनल भी जो कुछ था वो सब कुछ साथ चल रहा है। और उधर आप देखिए कि बिल्कुल पैरेलल हो रहा है। प्यासा के साथ इनका एक पीक शुरू होता है एज अ फिल्म मेकर, एक के बाद एक बड़ी फिल्में बनाते हैं। और प्यासा के साथ ही जो पर्सनल डाउनफॉल है, जो पहला वो भी सुसाइड अटेम्प्ट है, वो भी शुरू हो रहा है, एक साथ चल रहा है। एक आदमी, एक आर्टिस्ट जो इतनी चीजें कैसे बर्दाश्त कर रहा है कि एक वो स्टूडियो भी रन कर रहा है, अपने स्टाफ को सैलरीज भी बांटनी है, एक फिल्म जैसे खत्म। आपके चैप्टर्स में है ना, बिल्डिंग ऑफ अ ड्रीम एंड हाँ, डिस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ ऑफ अ ड्रीम, ड्रीम एंड डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ अ। अ ड्रीम। तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है कि पहले पीक पे पहुंच गए उसके बाद पहाड़ से गिर गए, ऐसा नहीं है। यहाँ साथ में चल रहा है। ये बहुत अजीब सा नैरेटिव था। तो ये साथ में ही हो रहा है कि वो प्यासा बना रहे हैं, तो आप सोचोगे इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं, पूरा थ्रू आउट उसमें लगे हुए होंगे, लेकिन प्यासा के वक्त ही वो अपना सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं पहला। और प्यासा बन रही है लगातार, वो उसमें अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। प्यासा सुपर हिट फिल्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सुपर हिट आती है, उसके बाद कागज के फूल बनाते हैं जो नहीं चलती। कागज के फूल जब नहीं चलती तो 60 महीने के अंदर चौधरी का चांद बना देते हैं। दैट्स अ ह्यूज कमबैक। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर है वो उस साल की 1960 की। वो मुगले आजम से बस थोड़ी सी, मुगले आजम भी उसी साल आ गई, वरना इट वाज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। तो लगातार कमबैक कर रहे हैं। उसके बाद फिर साहिब बीवी और गुलाम बना रहे हैं, फिर से रिस्क ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, कागज के फूल पिट गई, मैं फिर से रिस्क लूंगा। सो इट्स अ लिटरेरी नॉवल उस वक्त का। उस पे फिल्म बना रहे हैं, वो हिट हो रही है, उसको प्रेसिडेंट्स मेडल मिल रहा है। और फिर लगातार पर्सनल लाइफ तबाह होती जा रही है, वो भी लगातार चल रहा है। वहीदा जी ने काम उनके साथ करना छोड़ दिया, उन्होंने मना किया कि अब आई डोंट नीड यू। उनको बुरा भी लग रहा है। गीता दत्त के साथ उनका सेपरेशन हो गया है, बच्चे चले गए हैं, अकेलापन हो गया है। जहां पर वो वीके मूर्ति साहब से कह रहे हैं, लोकेशन हंट के लिए गए हैं, सो इसे इसके यार जो करना था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, जैसे मेरी प्यासा का सॉन्ग था। सो ये आस्क्ड हिम कि यार तुम ऐसे क्यों बोलते हो, सब तो है तुम्हारे पास, क्या प्रॉब्लम है। तो ये कि यार सब जो करना था, मतलब फिल्म मेकर बनना था बन गया, एक्टर बनना था बन गया, है ना, डायरेक्टर बनना था, स्टूडियो बनाना था, सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं रहा।
So that melancholy was inside, a part of his personality. उससे वो कभी उबर नहीं पाए. और it might be some mental issue also. It was never diagnosed. We normally say Gurudutt was depressed, ये वो दुनिया भर की चीजें, but depression is also a clinical issue. I think I have not used the word. और उनकी बहन ने कहा कि हमें पता नहीं कि थे भी कि नहीं, बट हाँ बहुत परेशान, अकेलापन बहुत था. मुझे बुलाते थे रात को 12 बजे कि मुझे तुमसे बात करनी है. एंड वी यूज्ड टू रन बिकॉज़ हमें लगता था फिर से लगता है कुछ करने वाले हैं, तो फिर से कुछ नींद की गोलियां खाने वाले हैं, कुछ और खाने कुछ करने वाले हैं. तो हम जाते थे तो कोने में बैठे होते थे, टेबल लैंप जलाए और कुछ बोलते नहीं थे. 1 घंटे तक खामोश रहते थे. हम पूछते जाते थे, चुप होते थे, इधर उधर की बातें करते थे. एंड ही नेवर यूज्ड टू टॉक. और आई थिंक वही प्रॉब्लम थी, ही नेवर यूज्ड टू टॉक. तो इनडिसाइसिव थे लाइफ में भी और फिल्म मेकिंग में भी. तो दोनों था, वो पर्सनल प्रोफेशनल सेम था. तो अपनी रिलेशनशिप के बारे में इनडिसाइसिव थे, अपनी फिल्म मेकिंग के बारे में इनडिसाइसिव थे कि कई बार 10-10 रील शूट कर ली, आधी फिल्म शूट कर ली और फिर बोला कि नहीं मजा नहीं आ रहा, छोड़ दो. इस चक्कर में बहुत लोगों को नाराज भी कर देते थे. जो पर्सनालिटी बड़ी कमाल की थी. मतलब अब लुकिंग बैक, जिस वक्त हो रहा होगा मुझे पता नहीं क्या लोग सोचते होंगे उनके बारे में, बट लुकिंग बैक ही वाज अ ट्रू आर्टिस्ट. मतलब आर्टिस्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं. yeah. I think आपने खुद अपने वर्ड से ना एक चित्र बना दिया है, and those who haven't picked up a copy of the book would definitely want to do that. Finally, मैं ये पूछूंगी कि आजकल तो ये है ना कि हर किताब पे शो फिल्म बनती है. अगर कभी इस किताब पे बने तो गुरुदत्त के रोल पे आप किस एक्टर को विजुअलाइज करते हैं? I read this news कि कुछ हो रहा है, आमिर खान कुछ कर रहे हैं. I think he would be very good. मतलब आफ्टर दंगल तो मुझे कोई शक ही नहीं रहा कि वो मतलब ना बहुत ही कमाल के उसमें उन्होंने इमोशंस डाले हैं. बट आई थिंक बहुत ही बड़े कैनवस पे बनेगी ना गुरुदत्त की फिल्म, तो थोड़ा कुछ मिस हो जाएगा. मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैनवस एक मिडिल बजट की फिल्म होती है और इरफान होते हैं. So I still miss him. I talk about him. I just met him once, and I still talk about him. I watch his movies, and I say, यार ये तो बहुत जल्दी. जैसे मैं गुरुदत्त के बारे में फील करता हूँ ना, यार ये तो हमारे वक्त में होते या थोड़े और रहते, मतलब और 10-12 फिल्में बना गए. वैसा ही इरफान के बारे में लगता है कि आज सुबह ही में उनका एक लंच बॉक्स का सीन कुछ वायरल था, कुछ मेरी टाइमलाइन पे आया, और जहाँ वो लोकल ट्रेन में खड़े हैं, and he's talking to नवाजुद्दीन, वो भूटान के बारे में, that scene. तो इतना खूबसूरत सीन है, उसमें कुछ नहीं कहते, वो खामोश से रहते हैं. और वो जो खामोशियां जो बोलती हैं ना, वो मुझे लगता है वो वही would have been the perfect गुरुदत्त. बट आमिर खान शायद कर रहे हैं, वो खबर आई है, तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा अगर आमिर भी करें. आपने ये एक ही सिटिंग में ना इतने कमाल के आर्टिस्ट की याद दिला दी है. थैंक यू सो मच यासीन. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. एंड साइमन एंड शूस्टर्स published this book Gurudutt, an unfinished story. पूरी फिनिश मैं कर चुकी हूँ. That's why I can vouch for the fact that you're going to really enjoy reading this. Thank you so much मेरे बुक क्लब में आने के लिए. मजा आता है ये सब बातें करके, और मतलब कमाल का शो है ये. शो आप करती रहें. गुरुदत्त ना हो, अगली बार कोई और किताब होगी. I love to watch your shows and listen to your shows. Thank you so much for having me. Thank you so much.